अनजान नंबर से आई कॉल न सिर्फ आपके अकाउंट को पूरी तरह खाली कर देगी बल्कि आपको अपनी जाल में कुछ इस तरह से फंसा लेगी कि बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। आखिर में आप सिर्फ वही करेंगे जो सामने वाला कहेगा। इसलिए वक्त रहते सावधान हो जाए। समय के साथ बढ़ते नई हाईटेक तकनीक आ गई है जिससे लोगों को बहुत सहूलियत हुई है, तो वही अपराधियों को भी इस तकनीक से अपराधों का अंजाम देने का क्रम जारी है। साइबर अपराधी कहीं दूर बैठे भी किसी को अपना शिकार बना लेते हैं, जिससे लगातार प्रतिवर्ष साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में प्रति घंटा लगभग 30 लाख रुपए की ठगी हो रही, पुलिस भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अपना FIR जरूर साइबर थाने में दर्ज कराएं। साइबर अपराधी आपको डिजिटल अरेस्ट होने की बात करते हैं। आप कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। बता दें कि कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द या व्यवस्था भारत में नहीं है। यह एक फ्रॉड करने का तरीका है। इसका सीधा मतलब होता है ब्लैकमेलिंग, यानी इसके जरिए आपको ब्लैकमेल करना है। डिजिटल अरेस्ट में साइबर अपराधी आपको वीडियो कॉलिंग के जरिए घर में बंधक बना लेता है। वह आप पर हर वक्त नजर रखता है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में कोई सरकारी एजेंसी के अफसर या पुलिस अफसर बनकर आपको वीडियो कॉल करते हैं। वह आपको कहते हैं कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड या बैंक अकाउंट, पासपोर्ट का कुरियर आ रहा था जिसमें नशीला पदार्थ मिला है। बकायदे आपको अंग्रेजी भाषा में फर्जी वारंट, अपना फेक आई कार्ड आपको देते हैं। वीडियो कॉल में अपने बैकग्राउंड को किसी पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं, जिसे देखकर आप डर जाते हैं या विश्वास कर लेते हैं और उनके बातों में आ जाते हैं। उधर वह आपको ना ही किसी को कॉल करने देता है। आपको ये पता होना बेहद जरूरी है कि सामान्य तौर पर पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी आपको कॉल करके धमकी नहीं देगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है और इसी के तहत उसे पूरा किया जाता है। कहीं की पुलिस हो, उसे आपको यदि किसी मामले में पकड़ना है तो उसे आपके लोकल पुलिस अधीक्षक व स्थानीय थाने की पुलिस के साथ ही आना होता है। वह ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं करती। गोरखपुर में लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही है। जो लोग इन अपराधियों से अपने सुख दुख से बच गए, उन लोगों से संपर्क किया गया। उन्होंने घटना को पूरे विस्तार से बताया तो वही कई शिकार हो गए। एक रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी अपना 30 लाख गंवा बैठे, लेकिन उससे पहले साइबर क्राइम के प्रभारी गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक क्राइम से मिलते हैं। देखते वक्त क्या जानकारी देते हैं। पीड़ितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी इसी महीने की अगर शुरुआत करें 31 जुलाई से अब तक 3-4 ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के संज्ञान में आई। मेन मुख्य मुद्दा ये है कि ये पुलिस से काफ़ी दूर होते हैं और अभी तक ऐसा कोई मामला दिखाई याद नहीं आता कि कोई पकड़ में आया। ये साइबर क्राइम संबंधी मामले बढ़ रहे हैं। कई प्रकरण आए भी हैं जिसमें पुलिस के बाद जो सूचना आती है उसमें FIR दर्ज करते हैं और उसमें सूचना की जाती है। प्रकरणों में गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उसमें हम लगातार सरकार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो हम लोग हमारी टीम साइबर थाने की, साइबर सेल की और थानों की में ब्रीफ करने लगातार इसमें, और हम अखबारों में भी इसमें निकालते हैं, सोशल मीडिया में भी अवेयरनेस निकालते हैं ताकि कोई भी कॉल आपको फ्रॉड संबंधी आती है, कहीं शेयर मार्केट निवेश के लिए या फिर वॉलेट के लिए या OTP संबंधी या बैंक संबंधी, बीमा संबंधी, जिसमें हमें कुछ शंका हो रही है तो संबंधित अथॉरिटी जगह से इसमें पता करके आगे कार्रवाई इसमें करेंगे। बैंक कर्मी स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी मिस्टर पांडे, उन्होंने तो अब तक 30 लाख रुपए भी उनके निकल गए। तो क्या रिकवरी भी संभव हो पाती है इनके? जिनका पैसा बैंक में रहता है उसको हम तत्काल फ्रीज कराते हैं और लोगों से मेरा यही निवेदन है, किसी साथ कोई फ्रॉड होगा तत्काल 1930 पर कॉल करें ताकि उनका पैसा जिस बैंक खाते में उसको तत्काल फ्रीज किया जा सके और जिस नंबर से कॉल आई है उसको भी ब्लॉक किया जा सके। अभी तक इन तीनों मामलों में कहीं कुछ कोई लीड मिल पाया या पकड़ा? हाँ, विवेचना की जा रही है, लीड आती है, नंबरों हम लोग CGI वगैरह मंगाते हैं, email लोकेशन मंगाते हैं और इसमें हम ये सब भी सहायता लेते हैं। अभी आप देख रहे थे गोरखपुर के SP क्राइम को। अब आप देखें पीड़ित रिटायर्ड बैंक कर्मी AA बनाट को, उनके साथ क्या हुआ। आपके साथ कैसे घटना हुआ था, क्या हुआ था? हमारे साथ तो सर सुबह में कॉल आई कि FedEx कुरियर कंपनी की कि मेरे
नाम से, जैसे मैं वो था, मैं बुक किया था एक पार्सल जिसमें कुछ क्रेडिट कार्ड, कुछ जो है आपके पासपोर्ट, कुछ 35,000 रुपया कैश और कपड़े और एक लैपटॉप, और उसमें 200 ग्राम MDMA था। जो MDMA मुझे भी जानकारी नहीं थी, बाद में पता चला कि ये नारकोटिक्स है जो कि बैंड है इंडिया में 1986 से ये बैंड है। तो उन्होंने कहा कि आपने इसको किसी ताइवान के पते पे और समनाम पता दिया, उसके बाद जो है आपने बुक किया है, जो ये एक्साइज कस्टम डिपार्टमेंट ने वो कर लिया, और ये जो है आपके आपने अगर बुक में, मैंने तो इनकार किया कि मैं मुंबई से तो दूर दूर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना लेना देना, ना मैं वहीं का था भी नहीं। और तो उसने कहा कि अगर ठीक है आपका अगर ये नहीं है आधार और ये सब यूज़ हुआ है तो आप आके एक तो कंप्लेंट कीजिए साइबर क्राइम ब्रांच में, और वो जब हमें मिल जाएगा तो फिर आपका केस हम निपटा देंगे, हम उसको क्लोज कर देंगे। तो आप फिज़िकली आएंगे कि ऑनलाइन करेंगे? तो मैंने कहा फिज़िकल तो है नहीं, मैं आ नहीं सकता हूँ क्योंकि घर में जो है कोई मेडिकल रीजंस हैं जिसके लिए मैं नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऑनलाइन करेंगे, तो मैं जो है सीधे ट्रांसफ़र कॉल कर देता हूँ। ट्रांसफ़र कॉल कर देता है, फिर वो स्काइप पे मुझे लेता है। स्काइप पे जो है आवाज़ और नेटवर्क की इशू थी, तो फिर वो हमारे 94 वाले नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझसे बात करता है, मेरी गवाही लेता है कि क्या क्या चीज़ हुआ, और उसके बाद जो है मुझे एक डिजिटल या PDF में CBI के द्वारा एक अरेस्ट वारंट देता है, और कहता है कि किसी को नहीं बताने के लिए, घर वालों को भी नहीं बताने के लिए। पुलिस तो आपकी क्या कहते हैं कोई मदद नहीं करेगा, और अगर बात लीक होगी तो भाई आपके तो जो संबंध है बड़े गिरोह से वो सब आपको नुकसान पहुँचाएंगे। बड़े गिरोह मतलब? बड़े गिरोह मतलब उन्होंने कोई मोहम्मद किसका नाम लिया जिसको जोड़ा दाऊद इब्राहिम से, और इसके बाद जो है मुझे मेंटल जो है प्रेशर देके के वो ये डिजिटली जो है हमें सामने रखा। तो लगभग कितने घंटे? लगभग जो है ये चला लगभग 9:43 से लेके, और जब साइबर सेल के यहाँ के अधिकारी आए 6 के करीब में अगले दिन, तो रात भर तो मुझे यही रखा कि आप इसके व्हाट्सएप पे अपना फ़ोटो दिखाते रहिए, बाथरूम जाइए तो फिर बाथरूम के दरवाजे पे दिखाइए, मेडिकल में कोई काम करना है बच्चे का तो उसको भी हम दिखाइए, और कभी रात में आप सोए हैं तो कोई फ़ोटो रखे रहिए। पैर से लग जाता था तो फिर वो कहता था भाई कैसे बंद हो गया। तो यह है चार्जिंग जब ख़त्म हो गया तो भी उसने कहा भाई चार्जिंग लगाओ। तो ये था। अगले दिन जो है मुझे जब इससे हट के जो अकाउंट्स पे जब गया कि ये पैसे ट्रांसफ़र करना है, सारे आपके अकाउंट क्लोज होंगे, फिक्स डिपॉजिट टूटेंगी, तो मुझे थोड़ा शक हुआ। फिर उसने पूछा कि कितने दूर बैंक है, कैसे जाते हैं, हम आपको एक नंबर देंगे जो उस पर जो है सारे पैसे ट्रांसफ़र होंगे, और ये जब वेरीफाई होगा RBI से, उनकी टेक्निकल टीम से, और उसमें पता चलेगा कि हवाला का कोई पैसा नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। मुझे उसी समय शक हो गया कि जो है ये जो है वही फर्जी है। ये कुल कितने घंटे या कितने दिन चला ये लगभग जो है ये वेडनेसडे को शुरू हुआ, ये थर्सडे शाम को। किस तारीख से किस तारीख तक? ये सर 31 जुलाई की बात है, और ये ख़त्म हुआ 1 अगस्त को सर। यानी करीब लगभग 36 घंटे 33 घंटे पूरे 33 घंटे 9 बजे से अगर देख रहे हैं तो 6 बजे। आलविन सर आप इस दौरान जब फोन आया और ये सारी चीज़ें हो रही थी तो अपने यहाँ लोकल क्राइम ब्रांच को, लोकल पुलिस को आप कैसे इन्फॉर्म किए? नहीं, मैंने क्योंकि वह आपको वीडियो कॉल पे एक तरह से डिजिटली अरेस्ट कर चुका था। ठीक है, मुझे खाने पीने और ये पानी वानी पीने में कोई वो नहीं थी, अरे मतलब वो नहीं था, उसके लिए उन्होंने अलाउ किया रखा था। हाँ। तो मैं निकल के वाइफ से कह देता था कि भाई ऐसा ऐसा है। वाइफ को भी मैंने लगभग 3 बजे शाम को बोला, और वाइफ ने जो मेरे मित्र हैं इनको खुल के जो है सुबह बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो सुबह से जो है ये कार्रवाई चल रही थी कि मतलब परिवार के लोग जो है इधर लोकल पुलिस से संपर्क में आ गए तो थे। सर नहीं, मगर मेरे मित्र ने जो है कई जगह बातचीत करके इसको नंबर को ट्रैक करना
चाहा मगर वो हुआ नहीं। किसी दरोगा ने कहा कि भाई इनको ले जाइए साइबर सेल ले जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मगर मैं जो है फिर लास्ट में जो है मिश्रा जी हमारे मित्र हैं जो बिश्नोई जी के जो है पीए रहे हैं, तो उनसे बात हुई तो अंततः बिश्नोई जी ने मुझे ये बिश्नोई जी कौन है? बिश्नोई जी एसपी सिटी है यहाँ गोरखपुर के। गोरखपुर के एसपी सिटी है गोरखपुर के, जो मतलब अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने जो है काफ़ी इसमें हेल्प किया। और उपेंद्र सिंह जो साइबर सेल के इंचार्ज हैं और एक तिवारी जी हैं जो उन्हीं के सक्षम होंगे, वो दोनों आए थे, अपनी गाड़ी से आए थे वो लोग। और यहाँ जो है उन्होंने उसको सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अरविंद सर, आप 30-35 साल आपने बैंक को दिए, अपनी सेवाएं दिया, और इस तरीके का जो हेरा फेरी का काम चल रहा था, इसमें आपको उलझन नहीं हो रही थी, परेशानी नहीं हो रही थी, और आप कब पकड़ पाए? कई घंटे के बाद आप समझ पाए कि ये हमारे साथ जालसाजी है? ये तो सर जब आदमी किसी ऐसे उसमें नहीं रहता है, जैसे नारकोटिक्स का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, जानकारी नहीं एमडी में क्या है, तो आदमी थोड़ा उस समय नर्वस हो जाता है। और फिर जब हवाला, तो मेरे ये बैंक के एक पाठ्यक्रम भी है, उसको हर साल हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, पास करते हैं, तो वो जानकारी थी। तो वो एक तो इशू ऐसी थी जो कि काफ़ी सीरियस इशू थी, और हवाला को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं कहीं भी है, तो उसमें थोड़ा सा हमें घबराहट हुई, जिससे कि मैं पहले दिन जो है परेशान था। क्या पता चला कि ये लोग कहाँ से बैठ के बात कर रहे थे? ये बाद में जो है 5:30 पौने 6 में जो है जब साइबर सेल के उपेंद्र जी आए, तो उन्होंने मेरे मोबाइल से पहले ही उस नंबर को ट्रैक करके देख लिया था कि ये आसाम से बैठे हुए थे, आसाम से ये जालसाजी कर रहे थे। अधिकारियों से जो आपकी बात हुई उसके बाद लोकल पुलिस के अधिकारियों से, क्या वो बता पा रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम पकड़ पाएंगे, वो गिरफ्त में आ पाएंगे? वो कहते हैं कि जो है हम लोग को उनकी जो अकाउंट्स की ट्रैकिंग करने में तो बहुत वो मिल जाती, कामयाबी मिल जाती है, मगर लास्ट में जाके वो जो है कैश में ट्रांजैक्शन होने लगता है, इसलिए वो हम जानते हुए भी हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जी। और इसमें आपको फंसाते हैं कि या तो फिर आप बताओ कि इसमें पैसे लेते हैं कि आपका नाम हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे। दूसरा इनका है कि जो है आपके बाल बच्चे का कोई बता देते हैं कि जो है आपके रेप केस में फंसे हैं, आपके बेटे रेप केस में फंसे हैं, और इनका जो है वो जो बलात्कार हुआ है उस लड़की से, वो डेथ के कगार पे है, क्या करें, अब इसको सोशल मीडिया पे डालें कि हम इसको FIR किए, वो पैसे मांगते हैं। तीसरा जो है कोई आपका बाल बच्चा का बता देते हैं कि वो क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया है, उसका इलाज चल रहा, पैसे चाहिए। और इवन ये लोग AI के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बच्चों का आवाज़ ये तक भी आपको सुनाते हैं, जो कि नहीं होता है एक्चुअल। और ये आपको मौका नहीं देते हैं कि वो क्या कहते हैं बच्चे से भी आप बात कर लें, और आपको उलझा के इसी में रखते हैं। और चौथा ये है कि आपका जो है रिफंड आया है इनकम टैक्स से, जो कि 4 नंबर देते हैं, अपना एक साइट देते हैं कि इस पे जो है आप क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लो कि सही है कि नहीं। एक इनका तरीका, जहाँ आपने इनकी कोई भी साइट को आपने क्लिक करके वो एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ तो आपका पूरा हैक हो जाता है, हैक हो जाता है। उसके बाद जो है कुछ आते हैं वीडियो कॉल्स आते हैं पुलिस के भेष में, जो व्हाट्सअप करके बात करते हैं कि आपका ये क्राइम है। प्रोन का भी एक इसमें लगता है, प्रोन साइट भी आपका पकड़ाया है, आपने जो है प्रोन किया है, जबकि प्रोन कोई इलीगल नहीं होता। अगर 18 साल का कोई व्यक्ति हो और वो प्रोन साइट देख रहा हो तो दैट इज़ लीगल। तो इसमें अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपका ये सब फर्जी कॉल्स हैं, इसको अवॉइड करिए। अब आपको मिलते हैं गोरखपुर में रहने वाली साधारण परिवार की बहू व AAB की छात्रा प्रज्ञा विश्वास से उनके साथ क्या हुआ और कैसे बची। हाँ, नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रज्ञा है जी। आपके हस्बैंड का नाम? कमलजीत विश्वास। कमलजीत। आप पढ़ाई कर रही हैं या कुछ? मैं लॉ कर रही हूँ। अच्छा। ये कल की घटना है। कल 2 बजे मेरे पास कॉल आया था कुरियर सर्विस से। DHL एक्सप्रेस बता रहे थे वो कुरियर सर्विस, और वो कॉल किए थे मेरे पास, और वो बोल रहे थे कि आपके नाम से जो सामान है मुंबई एयरपोर्ट पे
फ्रीज किया गया है, जो आपके नाम से कुरियर किया जा रहा था तालिबान के लिए। तो मुंबई एयरपोर्ट पे वो फ्रीज किया गया है। तो फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या सामान था, ये सब सारा डिटेल उन्होंने दिया। उसके बाद तो उन्होंने बोला कि आप स्काइप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको मैं आपके सेफ्टी के लिए मैं बात करा देता हूँ पुलिस वाले से। तो आप पुलिस वाले से बात कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपने से मतलब उनसे कैंसिलेशन के लिए बोल दीजिएगा बात करके कि वो सेटल आप कुछ पैसे दे के सेटलमेंट करवा के उनसे बोल दीजिएगा मेरे पास रिक्वेस्ट भेजिए कैंसिलेशन का। कुरियर वाला बोला ये बात। जब वो बोला कि किसी से आपको बोलना नहीं है इस बारे में, 50,000 रुपीज़ मांगा, वो बोला कि मैं बेल कराऊंगा। तो मेरे दिमाग में आया कि बेल तो वकील कराते हैं, तो ये कैसे कराएगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकती हैं, आपका नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है, सारा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, आप किसी को इस नंबर से कॉल करके बता भी नहीं सकते। तो मेरे पास दूसरा नंबर था, दूसरा फ़ोन था घर का, उस नंबर से मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, फिर पता किया कि मेरा HDFC में कोई अकाउंट वो तो आपको एंगेज रखे होंगे, तो कैसे आप जब कॉल कर रही थी तो नहीं, उनको पता? एक घंटे 45 मिनट तक ये मेरा ब्रेक वीडियो किया। कॉल बात हुआ था व्हाट्सएप पे। हाँ। वो स्काइप बोले थे, मैंने स्काइप डाउनलोड नहीं किया क्योंकि उसमें सारा डेटा कुछ भी मतलब वो सेव कर सकते हैं मेरा, ऐसा दिखा रहा था प्ले स्टोर पे, प्राइवेसी में मैंने पढ़ा, फिर मैंने वो डाउनलोड नहीं किया। तो फिर मैंने बोला डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो बोला ठीक है व्हाट्सएप तो आपको आरोप क्या वो लगा रहा था, किस आरोप में आपसे 50,000 रुपये मांगे जा रहे थे? वो लीगल ये जो सामान है, इनलीगल सामान भेजा जा रहा था। कौन सा सामान बोल रहा था? वो MDMA का था। मादक पदार्थ। मादक जी। अच्छा। और ये फर्जी पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड और HDFC बैंक का अकाउंट था, जिस बोल रहा था कि आप पता नहीं कौन, अभी मोहम्मद क्या नाम था, कोई धोखाधड़ी 8 मिलियन में कोई पकड़ा गया है। अच्छा। उसका बोल रहा था उसके हिस्सेदार आप हैं, आप 10% उससे लेती हैं। HDFC में आपका अकाउंट है मुंबई में, आपको हर महीने वो ट्रांसफर करता है 10%, 30 लाख रुपए। जब ये बोला तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ? आपको हुआ, एकदम हुआ। मैंने बोला आप मेरा ट्रेवल रिकॉर्ड दिखाइए, मैं आज तक मुंबई गई नहीं हूँ, तो फिर मेरा अकाउंट कहाँ से होगा वहाँ पे। अच्छा। तो बोल रहा है ये आप जानिए कैसे होगा, कहीं से तो खुला ही होगा, कहीं से तो आपका क्लू होगा, बैंक मैनेजर होगा, तो बिना गए खुल गया। तो फिर मैंने जब पता करा लिया तो फिर मैं श्योर हो गई कि हाँ ये नहीं है। अच्छा। मतलब ये आपको लग गया कि ये फेक कॉल है, ये सारा फेक है। लेकिन फिर भी आपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांगे? वो बोल रहा था कि कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इसमें सच्चाई है, अगर ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो फिर मैं उसके वो सुन ले कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांग रही हूँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को उसके तुरंत बाद दूसरे नंबर से कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो पहले अपने नंबर से मैंने कॉल करके बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, पैसे चाहिए 50,000 रुपये। तो ये पूछे कि क्या हो गया अचानक, तो बोले आओगे तो बताऊंगी। तो ये लगे पूछने, तो फिर मैंने बोला कि फिर रखो, फिर मैं बात करती हूँ बाद में। और उसके बाद दूसरे नंबर से कॉल करके मैंने सारा इन्फॉर्मेशन उनको दिया। तो यही पता किए कि अकाउंट नहीं है। उसके बाद ये घर आया तो मैं बोली चलो साइबर थाने पे। कितनी बार उन समूह का फोन आया आपके पास कुल? फोन आया था, वही एक बार फोन आया था जब 1-1.5 घंटे बात हुई थी। उसके बाद शाम को कॉल आना लगा, 5 बजे तक टाइम दिया था कि 5 बजे तक आप पैसा नहीं देंगी तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा। तो फिर 5 बजे के बाद कॉल आया, 2-3 बार मैंने नहीं उठाया। उसके बाद हम लोग निकले 6:30 बजे यहाँ से साइबर थाने के लिए। तो रास्ते में भी कॉल आया, वहाँ पहुँचे तो पुलिस वाले कॉल कर रहे थे तो वो नहीं उठाया। अच्छा। वो कॉल नहीं उठाया। फिर घर आए तो उसका वापस से कॉल आया था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप इतना बड़ा मामला है तो फिर आप क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं, तो CBI इन्वेस्टिगेशन करेगा और वो लोग तो ये वर्दी पहनते नहीं है। तो फिर वो लगे सब एक दूसरे को फोन देने, फिर उसमें गाली देने लगा एक। गाली भी दी? हाँ गाली देने लगा, एक रवि नाम बता रहा था उसका। अच्छा। वो गाली देने लगा
तो उनसे आपके अलावा आपके हस्बैंड भी फोन पे बातचीत किया उन्होंने? नहीं, कोई जब नहीं? वो गाली दिया तब ये हेलो बोली तो वो फोन काट दिया। अच्छा, तो केस रजिस्टर कराया आपने यहाँ पे साइबर थाने में? जी आपका केस रजिस्टर कर लिया गया है? पता नहीं रजिस्टर किया गया कुछ है लिखा क्या? पढ़ी कोई कागज दिया गया है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं। नहीं, क्या कहा गया? बस वो नोट डाउन किए और बोली कि पेपर में निकलवा रहे तो बोले हाँ, सारा डिटेल नोट डाउन किए उसके बाद कोई रजिस्ट्री या फिर कोई पेपर नहीं मिला। तो आपको कम से कम, आप एक जागरूक महिला हैं, आप लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, आपने बड़ी होशियारी से उन लोगों से बातचीत किया, लेकिन यहाँ भी तो ज़रूरी है कि केस रजिस्टर हो और उसकी तहकीकात हो ताकि वो बदमाश पकड़े जा सकें। वो बोले कि हाँ इस पे इंक्वायरी होगी हाँ थाने पे, जी। आप निश्चिंत रहिए क्योंकि बहुत सारा मामला सामने आ चुका है। अच्छा। आपको नहीं लगता कि आपको भी टाला गया है, यहाँ से भी टाल दिया जा रहा है? लगता है